वोट चोरी अगर है तो सबसे बड़ा एंटी नेशनल वर्क तो है ही, तो क्राइम। आप ये समझिए, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कल मैंने सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सबको सुना। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि समय कम लगता है ईवीएम के जरिए। तो जब आप 7 फेज में चुनाव कराते हैं, जो फर्स्ट फेज में जो वोट करता है उसको 2 महीने इलेक्शन के रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो फिर क्या? वोट चोरी अगर है तो सबसे बड़ा एंटी नेशनल वर्क तो है ही, तो क्राइम। आप ये समझिए, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कल मैंने सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सबको सुना। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि समय कम लगता है ईवीएम के जरिए। तो जब आप 7 फेज में चुनाव कराते हैं, जो फर्स्ट फेज में जो वोट करता है उसको 2 महीने इलेक्शन के रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो फिर क्या दिक्कत है? वो एक दिन और इंतजार कर लेगा, लेकिन लोगों के मन में कोई सवाल शंका ना रहे ना, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह से वोट कटे हैं, उन पे लोगों के मन में भय और शंका है। आज मैं जब रिफॉर्म पे बोलूँगा तो अपनी बहुत सारी बातों को रखूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर बहुत अच्छे थॉट्स दिए, चौधरी चरण सिंह जी ने, फुले साहब ने, पेरियार साहब ने, सब ने बहुत अच्छे जो है इनके विचार रहे हैं। और उन्होंने वोट को समाज की शक्ति के रूप में जो है माना है, सामाजिक न्याय की शक्ति के विकास के रूप में माना है, सहयोग के रूप में माना है। इसलिए अगर वोट की चोरी होती है तो ये तो वाकई में इंटरनेशनल वर्क है, इस पर तो सख्ती से काम होना चाहिए। राहुल गांधी ने किया था जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्पेशल इम्यूनिटी दी गई, उसके तहत उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक वो चेयर पे है, तो क्या कहना है? आप ये समझिए, अगर आपको सुनिश्चित हो जाए कि आप कोई भी अपराध करें और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर तो आप कोई भी अपराध कर सकते हैं ना। भाई, संविधान के दायरे में सभी के ऊपर कोई ना कोई तो निर्देशन होना चाहिए। जैसे सत्ता है, सत्ता के ऊपर जो है जनता का अंकुश है, जनता के ऊपर जो है संवैधानिक अंकुश है, संविधान को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो इलेक्शन कमिश्नर ऐसे कौन सी अलग सी वो होगी है कि उनको जो है बिल्कुल फ्री होल्ड कर दिया? और फ्री होल्ड कर दिया है तो वो अगर कोई अपराध करेंगे तो उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी क्या? उनसे उनकी जवाबदेही किसके प्रति है? यहाँ तो हर व्यक्ति की जवाबदेही, यहाँ तो राष्ट्रपति जी से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे थे, अभी सीजीआई ने पूछे, मेरे याद है अच्छी तरह से। तो वो राष्ट्रपति जो देश की सर्वोच्च नागरिक हैं, तो क्या राष्ट्रपति से बड़े हो गए इलेक्शन कमिश्नर? तो मैं इस बात पर सहमत हूँ कि उन पे अगर उन्होंने के द्वारा कुछ गलत हुआ है तो उनके ऊपर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। तो उनको फ्री होल्ड अगर देंगे, इतनी इम्यूनिटी देंगे, तो फिर वो कुछ भी करेंगे तो कुछ भी कर दें। आफ्टर इलेक्शन वो चले जाएंगे छोड़ के। पहले भी कई इलेक्शन कमिश्नर चले गए, वो जाकर विदेश में बैठ जाएंगे, कहाँ नहीं ढूंढेंगे उनको? समाजवादी उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ के आसपास लोग जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और मैपिंग ऐप जो है वो वही कंपनी क्या बना रही है जो बॉन्डिंग का, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो काम किया। देखिए, ये उन्होंने जो कहा है बड़ा सोच समझ के कहा होगा, और ये उनकी जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा है, तो बहुत गंभीरता का गंभीर सवाल खड़ा किया। इसका जवाब सरकार दे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस देश में वोटिंग राइट जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से मिला है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में और उससे पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, चेम्सफोर्ड सुधार समिति में ये सुनिश्चित कराया कि देश के हर बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए इस हथियार को, जो हमारी समाज, जो हमारी सुरक्षा का अधिकार, हमारे सम्मान का, स्वाभिमान का जो अधिकार हथियार है, इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बात मैं सरकार को और इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाइए ना, अगर आपको कोई परेशानी, आप एज ए पार्टी जाइए, देखिए कौन आपको मिल जाएगा। वो तो ऐसे बन के बैठे कि उनको कोई, उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता है। हम लोग इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस जाते हैं, हमारी टीम, कोई मिलता नहीं, एप्लीकेशन देके आ जाओ, जब उनका मन होगा तब वो आपको एंटरटेन करें। कोई तो एक आदमी हो, यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, राष्ट्रपति, उनके यहाँ भी प्रोटोकॉल है, लेकिन वहाँ कोई एक आदमी तो बैठा है ना जो आपको रिस्पॉन्ड करता है, वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सब संविधान के अंदर जनता के लिए, हितों के लिए है ना, जनता की वोट के अधिकार को। और कहाँ है इलेक्शन? वो जो वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं 75 साल की डेमोक्रेसी में, तो आप मुझे बताने का काम कीजिए कि जितने % वोट लेके सरकार बनती है उससे ज़्यादा % लोग तो वोट नहीं करते हैं। भाई 36% वोट लेके सरकार बनती है, ओवरऑल 60% पोलिंग होता है, 40% लोग वोट नहीं करते हैं। तो क्या बढ़ा रहे हो आप लोग? 60% लोगों से आप डेमोक्रेसी चला रहे हो, केंद्र की सरकार बना रहे हो, स्टेट की सरकार बना रहे हो, तो अब क्या बढ़ा रहे हो?
कुछ नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है और उसके लिए जवाबदेही है इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की, वो उनको सुनिश्चित होनी चाहिए। डीजीसी ने नोटिस इशू किया, उसमें बोला गया कि विंटर शेड्यूल के लिए 64,000 फ्लाइट्स का शेड्यूल दिया गया था, लेकिन 59,000 के आसपास केवल। हाँ, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ना, जितना आप निजीकरण करेंगे उतना ही सरकारी जो है, जो अंडरटेकिंग है वो कम होती जाएगी, सरकार का जो हस्तक्षेप वो कम होता जाएगा। और बेचिए, प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ावा दीजिए, जिम्मेदारियां खत्म कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए और इसका परिणाम भुगतिए। कौन सी एयरलाइन है अभी गवर्नमेंट के पास जो ऐसी मुसीबत के समय में जिसको आगे करके जो है लोगों के हितों की रक्षा कर सके? कौन सी एयरलाइंस है कहीं? सब तो बेच दिया आपने सारे पोर्ट्स बेच दिए। आपने कौन सी एयरलाइंस अपने पास रखी कि ऐसे समय में जब आपकी प्राइवेट कंपनियां छोड़ के भाग लग जाए तो जो इस समय के परिस्थिति को संभाल सके? कौन सी एयरलाइन सरकार के पास? तो जितना निजीकरण करके जो है, जितने वादे किए गए थे कि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो ये मिलेगा, क्या मिला? सारे सरकारी सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आपने, सिर्फ इस वजह से कि दलित पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था थी। तो भुगतिए अब। क्या दबाव है प्राइवेट सेक्टर में किसी का? आज छोड़ के भाग जाए।